हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जो कि कल मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था वर्ब बी के बारे में। क्योंकि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत 3 टॉपिक हमारे आते हैं। कौन कौन से? बी, हैव और डू, जिसमें से कल आपको वर्ब बी के बारे में पढ़ा दिया गया था और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है और डू का प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो आपको कल पढ़ाया गया था, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे टॉपिक डाल दिया है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मैंने ये टॉपिक इसलिए डाल दिया है कि आप सभी को जो कल पढ़ाया जा रहा था उसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक भी है, जो 2 टॉपिक बच गए थे, जिससे कि आपको और आसानी हो समझने में कि हाँ मैम क्या पढ़ा रही है। ठीक है, तो अब हम डालेंगे यहाँ पे किस चीज का प्रयोग डालेंगे? हैव। हैव यही हमारा था। उसके बाद में बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। क्या कहलाता है? किसी चीज का पास होना। जब हम बच्चों हैज हैव का प्रयोग जब हम पढ़ते हैं, हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ते हैं, तब उसमें इसका अर्थ होता है किसी चीज का पास होना। बट जब अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि अभी हम कोई टेंस से रिलेटेड अगर हम कोई सेंटेंस जैसे बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हम बना रहे हैं टेंस, तो वहां पे ये जो हैव शब्द आता है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। तो बच्चों जब हम हैज और हैव और हैड का प्रयोग पढ़ेंगे तो उस अर्थ में हमारा होगा किसी चीज का पास होना। बट अगर किसी मेन वर्ब के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है तो वो जो हैव होता है वो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे, मैं अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हैव के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बच्चों हैव के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। पहला होता है हमारा हैज। ठीक है, हैज हैव, हैज हैव और हैड। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? हैज हैव और हैड। ठीक, तो आपको कल बताया गया था वर्ब बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, बीन का प्रयोग होता है। और इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि हैड के यानी कि हैव के अंतर्गत हैज हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हैज हैव हैड का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि जो हैज होता है और हैव होता है ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। जो क्या हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। और जो हमारा हैड है ये हमारा किस चीज में यूज किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझ में आ रहा है बच्चों? हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। बच्चों कल आपको बताया गया था कि जो बीन शब्द होता है उसका प्रयोग हमने आपको बताया था कि हैव, हैड और हैज के साथ में कर सकते हैं। बट वो कहाँ पे होगा? जब हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा और हैड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तब हम क्या करेंगे? हैड के साथ में बीन लगा देंगे और हैज हैव के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन लगा देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर बनेगा तब हैज हैव के साथ में बीन लगेगा, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा तब वहां पे हम हैड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि हैज और हैव का प्रयोग टेंस बनाते समय हम किस टेंस में उसका यूज करते हैं? तो हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और जब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हैज हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा। ऐसे इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहाँ पे हैड के साथ में बीन लग जाएगा। समझाने का मेरा मतलब यही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बच्चों जो टेंस में हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है
वो किसी अर्थ में ना हो करके वो मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आइए चलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूं कि आखिर हैड का प्रयोग किस प्रकार से होगा और हैव का प्रयोग किस प्रकार से होगा, हैज का प्रयोग किस प्रकार से होगा, यानी कि टेंस में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो आप सभी लोग इसे ऐसे नोट कर लीजिए जिससे कि आपको सीरियल से जो आपको समझाया जाए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाया करे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, ही हैज, ही हैज, ही हैज रिटन ए लेटर। क्या है, ही हैज रिटन ए लेटर। यहां पे ये हो गया, और मैं आपको और सेंटेंस लिखकर के दिखाती हूं, लेकिन आपको सेंटेंस को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूं कि हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। समझ में आ रहा है। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर के प्लूरल सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड कोई भी सेंटेंस होता है, तब हम क्या करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा। और पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैड का प्रयोग किया जाता है, अभी आपको बताया गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में हमें ये देखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा। लेकिन जो हैड हमारा होता है वो इतना अच्छा है कि क्या करता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा ही हैज रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, गए हैं, ये हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक तो है चुका है, तो चुका का मतलब होता है कि परफेक्ट है, लेकिन हमें यह देखना है कि चुका था है कि चुका है। ठीक है, तो जब लास्ट में है आएगा तो यानी कि हमें यह देखना है कि वो जो हमारा जो टेंस है, जो बात हो रही है वो किस चीज में हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है, क्योंकि वर्तमान काल के लिए लास्ट में है आता है और जो बीत चुका है था, थी, थे का प्रयोग होता है, और जो होगा यानी कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है कि आने वाला है, तो उसके लिए गागी का प्रयोग करते हैं। तो हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, गए हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है ही हैज रिटन ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख चुका है। क्या है कि वह एक पत्र लिख चुका है। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। वह एक पत्र लिख चुका है। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि जो ही होता है वह हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है वो हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ में आ रहा होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो टेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज हैव का प्रयोग होगा, तो हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में होगा। तो यहाँ पे जो ही शब्द आया है, ही जो है हमारा, ये हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही के साथ में किसका प्रयोग किया गया है, हैज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वह एक पत्र लिख चुका है। ऐसे और देखिए, अगर होता, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे अगर लिखा है I have eaten the food। अब देखें I have eaten the food, तो यहाँ पे बच्चों I जो है वो हमारा क्या है, I हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो I के साथ में हमने किसका प्रयोग किया, I के साथ में मैंने हैव का प्रयोग किया, क्योंकि जो हैव है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जो आई हमारा है वो हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। तो बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं,
हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे था ही हैज रिटन ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख चुका है। आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। समझ में आया? तो बच्चों इसे आप ऐसे नोट कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हैड का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो हैड का मतलब क्या होता है? हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। तो जैसे प्रेजेंट में था चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, गए हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, गया था, गए थे, यानी कि लास्ट में था, थी, थे आएगा। और आगे क्या आएगा? जैसे प्रेजेंट में चुका चुकी थे, वैसे पास्ट टेंस में भी चुका चुकी होगा। ठीक, अब आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं। लिखा है, ऐसे मैं आपको लिख करके दिखाती हूं। ही हैड गॉन टू स्कूल। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ बच्चा, कि यहाँ पे देखिए, एक तो आपको पता चल गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट टेंस में हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा दिखाई पड़ रहा है। और आपको मैं बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, दोनों टेंस में क्या, दोनों टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा गो का मतलब होता है जाना, तो गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म मेरा क्या है? गोन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने लिखा गोन। तो यहाँ पे है ही हैड गोन टू स्कूल, यानी कि वह विद्यालय जा चुका था, वह विद्यालय जा चुका था, क्योंकि हैड का प्रयोग चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ में किया जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको? ऐसे यहाँ पे देखिए रिटन है, ठीक, राइट रोट रिटन। ऐसे यहाँ पे ईट, एट, ईटन, यानी कि थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे गोन है, गोन का मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ गोन का मतलब होता है जाना, गो का मतलब भी होता है जाना, और वेंट का मतलब भी होता है जाना, लेकिन गो का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जिसका मतलब होता है जाना। और वेंट का मतलब जब पास्ट टेंस में होता है तो क्या होता है? गया। ऐसे यहाँ पे गोन है तो यानी कि जा चुका था। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हैज और हैव और हैड के बाद बीन का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड का प्रयोग होगा। अब आइए चलते हैं, हम क्या देखेंगे? रिलेटेड इसी से है। अब हम देखेंगे, हमारी नेक्स्ट टॉपिक यही है कि कहाँ पे हैज हैव हैड के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ बीन, वो भी किसके साथ में? हैज, हैव और हैड। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको? तो बेटा बीन का प्रयोग हैज, हैव, हैड के साथ में जब किया जाता है, जब क्या हो, जो टेंस हमारा हो वो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, और हैड का प्रयोग, हैड के साथ में बीन का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, यानी कि लास्ट में था, थी, थे आएगा। रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, ठीक है, रही थी, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो दोनों में ये रहता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ में जो काम होता है वो उसका समय दिया होता है, बताया गया होता है, समय अवधि दी होती है। यानी कि वह सुबह से खाना खा रहा था, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, ठीक है। मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अभी गया नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रहा, रही, रहे के साथ में समय भी दिया होता है, सुबह, शाम, घंटे, इन चीजों का बोध होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? तो इसका जो यूज होता है, जो बीन के साथ में, हैज, हैव, हैड के साथ में बीन का जो यूज होता है, तो हैज, यहाँ पे हम लिखेंगे हैज, अब लिख हैव के साथ में जो बीन का प्रयोग होता है, बीन का जो प्रयोग होता है वो कहां पे होता है? प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और क्या होता है बच्चों, और इसमें क्या दिया होता है, टाइम यानी कि समय दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रहे हैं, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक, ये होता है रही है, इत्यादि इत्यादि शब्द आते हैं। और साथ में क्या होता है, साथ में क्या दिया होता है, समयावधि दी गई होती है। समझ में आ रहा होगा आपको, रहा है, रहे हैं, रही है, बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरीके से होगा, बस इसमें क्या होगा, समयावधि दी गई होगी सुबह शाम। तो बेटा अब यहां पे लिखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, निश्चित समय के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। और अनिश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह शाम या बजे कहीं पे दिया हो, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ठीक है, 5 बजे से, अगर बजे दिया हो और सुबह शाम ये दिया हो तो वहां पे क्या होता है, हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां पे 2 घंटे से कल से, ठीक है, 2 घंटे से कल से, 2 दिनों से, 3 दिनों से, यानी कि जो समय है वो निश्चित नहीं है, जो समय है वो बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे हम अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। और क्या, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस आईएनजी लगा देते हैं। किसमें, हैज हैव के साथ में। किसमें, हैज हैव के साथ में। तो ये आपको इतना समझ में आया। अब जब हम लिखेंगे, सेंटेंस देंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है, मैं 2 बजे से खाना पका रही हूं। अब देखिए यहाँ पे, मैं 2 बजे से खाना पका रही हूं, तो क्या बनेगा, आई, एग्जाम्पल पहले डाल देती हूं, आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। आई हैव, अब क्या डालेंगे हम, अब हम डालेंगे इसके साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैज हैव के साथ में बीन लगाना है। आई हैव बीन, अब इतना हो गया। तो मैंने क्या कहा, मैं 2 बजे से खाना पका रही हूं। तो यहाँ पे देखें, मैं 2 बजे से खाना पका रही हूं, तो यहाँ पे आई हैव बीन, और पकाना का क्या होता है, कुक, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक प्लस आईएनजी लग जाएगा, तो क्या होगा, आई हैव बीन कुकिंग, और क्या पका रही हूँ, खाना, कुकिंग द फूड since 2 o'clock, since 2 o'clock। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं 2 बजे से खाना पका रही हूँ, तो यहाँ पे समय दिया है, समय क्या दिया है कि 2 बजे से खाना पका रही हूँ, तो यहाँ पे समय दिया है कितने बजे, 2 बजे। तो जब समय निश्चित होगा तब सिंस का प्रयोग करेंगे, और समय अनिश्चित होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, वह 2 बजे से मैदान में खेल रहा था, तो वह 2 बजे से, तो वह जो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में क्या है, उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, और हैज के साथ में हम बीन लगा देंगे, और सारा इसी नियम से बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब में प्लस आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, और अगर समय निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग, और अगर अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग होगा। समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा हेड का प्रयोग देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसी से, हेड प्लस बीन। तो हेड प्लस बीन का प्रयोग कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक, एक हो गया हैड प्लस बीन का प्रयोग वर्ब की यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ये आपको समझ में आया। इसकी जो पहचान है वो क्या है, रहा था, रहे थे, ठीक है, रहे थे, उसके बाद में रहा था, रहे थे, उसके बाद में रही थी, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, इत्यादि शब्द आते हैं। और क्या, इसमें भी रही थी, इत्यादि शब्द आते हैं। और क्या होता है, इसमें भी समयावधि दी गई होती है। इसमें भी समयावधि, इसमें भी क्या दी हो गई होती है, समयावधि दी गई होती है। ठीक, तो इसमें भी निश्चित के लिए किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित के लिए किसका प्रयोग, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। सेम बेटा प्रोसेस वही रहेगा। ठीक, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा ये आपको देखना है कि रहा था है कि रहे हैं, यानी कि पीछे है कि था है, समय अवधि दोनों में दी हो गई होगी। बस पहचानना आपको ये है। और क्या, उसमें हैज हैव में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देखा जाता था। और इसमें हैड में क्या, हैड में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों। बस आपको सेम यही प्रोसेस बनाना है और आपको बस आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, मैं सुबह से सो रही थी, तो क्या बनेगा, आई के साथ में हैज और हैव नहीं देखना है। इसमें केवल क्या कर देना है, आई हैड प्लस बीन लगाएंगे तो क्या, आई हैड बीन। और सोना का क्या होता है, स्लीप, तो स्लीप का क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा दिया जाएगा, स्लीपिंग। आई हैड बीन स्लीपिंग। कब से सो रही थी, सुबह से सो रही थी, तो आई हैड स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आया। ऐसे है, वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, ही had been going to school for 2 days। समझ में आया। तो हैड का प्रयोग चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो बस ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी अगली टॉपिक क्या है, अब क्या बचा हमारा, अब हमारा बचा है बच्चों डू का प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमने 2 टॉपिक पढ़ ली प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि डू का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो इसे आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं, अब हम डालेंगे, मेरी अगली टॉपिक है डू। ठीक, डू की हिंदी मैंने कल आपको क्या बताई थी, डू का मतलब क्या होता है, करना। डू का मतलब क्या होता है, करना। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब ये प्रयोग होता है, यानी कि जब सेंटेंस में मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब के साथ में जब डू का प्रयोग होगा, तब वहां पे ये डू करना के अर्थ में नहीं आएगा, वो किस अर्थ में चला जाएगा, एक्सिलरी वर्ब में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब मेन वर्ब सेंटेंस में दिया गया होता है, तब हमारा जो डू होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और जब मेन वर्ब नहीं होता है, यानी कि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिया गया होता है, तो जो डू डज ये जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डू का मतलब होता है करना। तो डू के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक हमारा आता है, क्या आता है बच्चों, डू डज और
डज और डिड। समझ में आ रहा है? डू, डज और डिड। तो बच्चों देखें, डू के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, डू, डज और डिड। समझ में आया आपको? तो बच्चों डू, डज और डिड का प्रयोग कहां पे किस प्रकार से किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। जैसे आपने अभी समझा कि हैज, हैव, हैड और बीन का प्रयोग कहां पे किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों डू और डज का प्रयोग कहां पे किया जाता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है डू और डज का प्रयोग। और डिड का प्रयोग बच्चों पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक है, ये आपको इतना आपको समझ में आया कि डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। लेकिन बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस होता है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब हम उसमें डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज का प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैं लिख दूं जिससे कि आप भूले ना। डू, डज और डिड का प्रयोग हम किस में करते हैं? डू और डज का प्रयोग निगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट वाले अगर पास्ट इंडेफिनिट में टेंस हैं तो उसके साथ में डिड का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वो भी कौन से सेंटेंस में? प्रेजेंट, निगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल किया जाता है, क्योंकि जो टेंस होते हैं वो 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो बच्चों डू, डज और डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। किसमें किया जाता है? निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। समझ में आया आपको? ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी पास्ट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? था, थी, थे, आ, ई, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने कहा वह गई, वह गई तो ई आया, तो ये जो ई आता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ऐसे मैंने कहा कि वह जाता है, वह जाता है तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। लेकिन डू डज का प्रयोग उसमें नहीं किया जाएगा। जब होता है कि वह स्कूल नहीं जाता है, निगेटिव आता है, तब हम डू डज का प्रयोग करते हैं। और इसमें जब ये वाला सेंटेंस भी निगेटिव में आता है, इंट्रोगेटिव में आता है, तब हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे बच्चों आपको बताया गया था हैज हैव वाले में कि हैज हैव का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल देख के करते हैं, ठीक वैसे जो डू का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग हम किस में करते हैं? डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। समझ में आया? डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? और इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों में हम किसका प्रयोग करते हैं? दोनों में हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये तो और आसान है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या हुआ? सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट हो तो इसमें कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। बस आपको ये देखना है कि जो हमारा जो टेंस है वो किस टेंस में है। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव अगर सेंटेंस में पूछा गया है तब आपको डिड का प्रयोग कर देना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। हाँ, और भैया इसमें क्या होगा? इसमें तो बेटा ये होगा कि इसमें आपको देखना होगा कि जो टेंस है वो किस टेंस में है। तो जब टेंस प्रेजेंट टेंस में होगा और निगेटिव और इंट्रोगेटिव से पूछे गए होंगे सेंटेंस, तब आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बच्चों अब हम देखेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, तब मैं उसके बाद में आपको बताऊंगी।
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें हम वर्ब की, इसमें मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाती हूँ, इसमें मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और बच्चों निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव में भी हम क्या करेंगे, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आई मेरी बात। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब वहां के सिंपल सेंटेंस में होता है तब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, लेकिन जब डिड का प्रयोग किया जाता है तब क्या होता है, तब जो हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारा जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। तब हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो निगेटिव सेंटेंस है डिड का प्रयोग अगर हुआ है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डू और डज होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल इसमें देखना पड़ता है कि जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा और इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऐसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे देखें एग्जांपल में जैसे लिखा है वह नहीं, वह नहीं जाता है। ध्यान से देखिए, वह नहीं जाता है, ठीक, वह नहीं खाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, वह नहीं जाता है, तो वह क्या है, वह हमारा है सिंगुलर, तो सिंगुलर के वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही कहते हैं। अब ही के साथ में हमें देखना है कि डू लगेगा कि डज लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, डज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज, ही डज। अब क्या करेंगे, उसके साथ में हमें क्या लगाना है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है तब हम करेंगे ही डज नॉट। अब क्या, जो जाना है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही डज नॉट गो। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन जब हम निगेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डू शब्द है उसमें ई एस जुड़ जाता है, जिस वजह से जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, जो ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ता, ती, ते और साथ में क्या, हाय आता है, ठीक। उसके बाद में अब देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। तो जैसे लिखा है एग्जांपल में है डू यू नो हिम, यानी कि क्या आप उसे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आप उसे नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे यू क्या है, बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डू यू नाउ हिम, तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ, डू का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो जो डू और डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब आइए चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे लिखा है एग्जाम्पल में है आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र
नहीं लिखा, ठीक है, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। तो ये जो सेंटेंस है, ये पहली बात तो ये जो टेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसके बाद में जो ये सेंटेंस दिया गया है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में मैंने अभी बताया कि डू और डज का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब उसके बाद में दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा है डिड, डिड यू राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर। तो यहाँ पे क्या, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा, क्या तुमने एक पत्र लिखा। तो ये जो हमारे जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये हमारे हैं पास्ट इंडेफिनिट के। कौन से सेंटेंस है ये हमारे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। कौन से सेंटेंस है, निगेटिव और एक हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, ठीक। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।